हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरोशन नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है किरोशन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और आज हम शुरू करेंगे आज की क्लास। जी हाँ, जो बच्चे आरआरबी के लिए या फिर सीसीआरयूएम या फिर एसवीआईएमएस अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम एक क्लास रख रहे हैं जिसके अंदर हम डेली अलग अलग क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे, अलग अलग पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज क्लास शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर मैं क्लास शुरू करने से कुछ चीज आपको बता दूं कि जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए जीरो से शुरुआत कर रहे हैं या फिर अगर बात होगी प्रिपरेशन अभी शुरुआती दौर में है और उसको एक अलग ही लेवल पे, हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेके आए हैं आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एमसीक्यू लाइव रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एमसीक्यूज मिलेंगे और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो ये जो सारा कोर्स है आपको मिलेगा ओनली इन ओनली 4999 के अंदर, जिसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 महीने की रहेगी। ओके, इसके साथ साथ जो बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं और वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ एमसीक्यू या फिर अगर हम बात करें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लेके आए टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको 25 मॉडल पेपर, 10 आरआरबी के ऑल पेपर और साथ साथ ये जो पैटर्न रहेगा इसका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा और इसकी प्राइस रहेगी ओनली इन ओनली 599 की। तो जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर वो जीरो से शुरू कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं और टेस्ट सीरीज के थ्रू वो उसको एक हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो फटाफट से बच्चों तैयारी शुरू कीजिए और लग जाइए तैयारी में। ओके, लग जाइए अपने एग्जाम को क्रैक करने में, लग जाइए एक नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, ओके, तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला सवाल बच्चों ये रहा आपके सामने। ओके, बहुत ही अच्छा सवाल है कि कोई पेशेंट आपके हॉस्पिटल के अंदर आया या फिर आप जहां पे वार्ड के अंदर है या फिर जहां पे भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, एक पेशेंट आता है। ओके, उस पेशेंट को लेके आपको क्या प्रिपरेशन करनी है? तो आपका क्वेश्चन है, व्हाट लीगल प्रिपरेशन इज डन फॉर ए पेशेंट हु इज अंडरगोइंग सर्जरी रिलेटेड टू फ्रैक्चर। यानी कि आपकी पोस्टिंग कहां पे है, आपकी ड्यूटी है किसी ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ओके, ओटी के अंदर आपकी ड्यूटी है और वहां पे उसकी सर्जरी होने वाली, क्या होने वाली है? एक सर्जरी होने वाली है और वो सर्जरी किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू फ्रैक्चर। अब फ्रैक्चर से रिलेटेड सर्जरी उस पेशेंट की होने वाली है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहली प्रिपरेशन क्या करनी है? ओके, या सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन कौन सी है वहां पे जरूरी है? तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है इमरजेंसी के लिए ब्लड को रेडी रखना। ऑप्शन बी, हॉस्पिटल फीस पेड हुई है नहीं है ये चेक करना। ऑप्शन सी, इन्फॉर्म कॉन्सेंट साइन करना। एंड ऑप्शन डी, सर्जरी के दौरान जो रिलेटिव्स होते हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो जैसा आप सबको पता है कि किसी भी तरीके की लीगल लीगल कार्रवाई या फिर किसी भी तरीके की जो कानूनन कार्रवाई से अगर हम बात करें बचना होता है, फिर किसी तरीके कुछ भी आपको पता होगा कि बहुत बार हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग केसेस आते हैं, अलग अलग पेशेंट आते हैं और काफी बार क्या होता है पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट फ्रैक्चर के लिए आया, ओके, फ्रैक्चर के सर्जरी के लिए आया और उसी दौरान जब उसका सर्जरी कर रहे थे उसी दौरान उसको साइलेंट अटैक आ गया और पेशेंट की डेथ हो गई। तो इस टाइप पे क्या होता है? इस टाइप आपको पता होगा हॉस्पिटल के बहुत सारे हादसे होते हैं। हादसे इन द सेंस कि बहुत सारी घटनाएं होती है जहां पे रिलेटिव्स के द्वारा जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा जाता है। तो इन सब में सबसे पहली प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, आप सबको आइडिया होगा हॉस्पिटल के अंदर आपने ड्यूटी की होगी, तो सबसे पहला क्या किया जाता है? जो भी पेशेंट के रिलेटिव्स होते हैं, जो अटेंडेंट होते हैं या जो गार्जियन होते हैं, ठीक है, उनसे क्या किया जाता है? कंसेंट साइन कराया जाता है। ओके, तो सबसे पहला क्या रहेगा? सबसे पहला प्रिपरेशन क्या रहेगी? साइंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ओके, साइंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट की मरीज को का हम इलाज कर रहे हैं और इस दौरान अगर किसी तरीके की अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आपसे अगर जैसे आप कभी किसी हॉस्पिटल में गए होंगे या फिर किसी आपके रिलेटिव एडमिट होंगे तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो आपने वैसे खुद भी ये चीजें देखी होगी। तो सबसे पहला क्या करना है? इन्फॉर्म्ड कंसेंट, साइंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट कि हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ये क्या आता है? एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको
और साथ साथ जो बाकी जो मेडिकल में हॉस्पिटल स्टाफ है, ठीक है, उनको किसी भी तरीके की लीगल तरीके की कार्यवाही होने से बचाता है। ओके, ये होता है लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला काम आपका ये रहता है। बाकी अगर हम बात करें तो आपको इमरजेंसी के लिए आप ब्लड बचा के रख सकते हैं, मतलब ब्लड को सेव करके रखना है। ओके, या फिर ब्लड को रेडी रखना है कि किसी तरह कोई इमरजेंसी आ सकती है। ठीक है, ये उसके बाद नेक्स्ट इमरजेंसी है। बाकी वाले हॉस्पिटल फी पेड, रिलेटिव, ये सब बाद की बातें हैं। ओके, तो क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एस निमोनी। एस निमोनी क्या है? एस निमोनी इज ए कॉजेटिव एजेंट फॉर निमोनिया। ओके, निमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी क्या है? ये कॉज क्या करता है? ये कॉज करता है निमोनिया। ओके, निमोनिया जो 5 साल से छोटे बच्चों में वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ निमोनिया। तो निमोनिया की अगर हम बात करें तो ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये किस टाइप का बैक्टीरिया है? तो ऑप्शन ए ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव कोकाई। तो यहां पे अगर हम बात करें तो किस टाइप का है? ओके, तो किस टाइप का है ये? तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये अलग अलग तरीके की, अगर हम बात करें तो एस निमोनी के अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, तो अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं। तो यहां पे ये किस टाइप का होता है? ये होता है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ओके, ग्राम पॉजिटिव कोकाई शेप का ये बैक्टीरिया होता है जो एस निमोनी बच्चों में निमोनिया को कॉज करता है। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो निमोनिया के जो बच्चे होते हैं या निमोनिया के लिए वैक्सीन लगाया जाता है जिसका क्या नाम है? पीसीवी। ओके, न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके, न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके, न्यूमोकोकल, ओके, कोकाई। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई, तो आप यहां पे इससे आप ये याद रख सकते हैं। ओके, पॉजिटिव कोकाई। ओके, न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके, सो ये क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज ए ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ कोकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग की अगर हम बात करें, आपने वर्ड सुना होगा कंडीशनिंग करना। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक टर्म है, इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए लर्निंग थ्रू एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई, लर्निंग दैट अकर्स थ्रू सोशल मॉडलिंग, ऑप्शन सी लर्निंग दैट अकर्स विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस, एंड ऑप्शन डी लर्निंग इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड और वीकन्ड बाय कंसीक्वेंसेस। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, आपने एक बात सुनी होगी, एक साइंटिस्ट है की अगर बात करें तो उन्होंने कहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो एक तरीके से कोरा कागज होता है, ब्लैंक पेपर की तरह होता है, उनको हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग की अगर बात करें, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक टर्म होती है, ये किस लिए यूज की जाती है? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है कि किसी भी इंडिविजुअल को, ओके, किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो रिवॉर्ड के थ्रू, चाहे वो पनिशमेंट के थ्रू, ओके, चाहे आप उसको रिवॉर्ड के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू क्या करते हैं, एक फिक्स पर्टिकुलर की अगर हम बात करें तो क्या करते हैं, उनको आप क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को उस तरीके से मोल्ड करते हैं। ओके, जैसे हम बात करें कि कोई अच्छे प्रदर्शन, कोई अच्छा वर्क करता है तो उसको रिवॉर्ड मिलता है, और खराब वर्क करता है उसको पनिशमेंट मिलती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। जैसे हम बात करें, छोटा बच्चा है, ओके, तो छोटा बच्चा है तो घर में वो बुजुर्गों के या फिर जो बाकी बड़े लोग हैं उनकी बात मानता है, ओके, उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, तो उसको कहते हैं कि हाँ बच्चे अच्छे काम तो उसको रिवॉर्ड मिलता है। और वहीं वो अगर बात कर मना करता है तो उसको क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है। तो ये एक तरीके से क्या होती है? ये होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो लर्निंग इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड और वीकन्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि कोई व्यक्ति है वो क्या करता है? सीखता है, ठीक है, अपना बिहेवियर चेंज करता है और बिहेवियर के बारे में सीखता है। और ये जो बिहेवियर होता है किस तरीके से मोल्ड होता है? ये इस तरीके से मोल्ड होता है कि उस पर्सन को क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर पनिशमेंट मिल रही है। तो ऑप्शन डी लर्निंग इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड और वीकन्ड बाय द
कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लियर है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज डिफाइंड, क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ द नेजल कैविटी, आप सबको पता होगा नेजल कैविटी के बारे में, सांस लेते हैं। ओके, तो यहां पे जब हम सांस लेते हैं, यानी कि सांस लेने को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन, यानी एयर को क्या करना, अंदर लेना। और वहीं जब बाहर निकालें उसको हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसको, इनहेलेशन का ऑपोजिट क्या होता है, एक्सपायरेशन। ओके, सो इंस्पायर्ड एयर ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो यहां पे कौन सी लेयर होती है जो नेजल कैविटी क्या करती है, वार्म। ओके, विच लेयर ऑफ द नेजल कैविटी वार्म्स द इंस्पायर्ड एयर, जो एयर होती है उसको क्या करती है, वार्म, मतलब थोड़ा सा उसको क्या करती है, गर्म। जैसे सर्दी होती है तो सर्दी के टाइम पे जो नेजल कैविटी उस एयर को क्या करती है, वार्म कर देती है। ओके, या फिर अगर बात करें तो बहुत ज्यादा गर्म है तो उसको ठंडा कर दिया, लाइक फिक्स टेम्परेचर ताकि बॉडी के अंदर आराम से हो जाए। तो कौन सा वो लेयर है, तो ऑप्शन ए ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा, ऑप्शन बी फेरिंजोबैसिलर फैसिया, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी म्यूकोसा एंड ऑप्शन डी ब्यूकोफेरिंजोबैसिलर फैसिया। ओके, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। तो अपनी नेजल कैविटी में एक लेयर होती है। ओके ओके, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है रेस्पिरेटरी म्यूकोसा। ओके, रेस्पिरेटरी म्यूकोसा वो लेयर होती है जो क्या करती है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसको वार्म, मतलब थोड़ा सा क्या कर देती है, गर्म कर देती है बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से। ओके, तो रेस्पिरेटरी म्यूकोसा उसका नाम है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा, ओके, रीनल सेल कार्सिनोमा, कार्सिनोमा आप सबको पता होगा। ठीक है, रीनल की अगर बात करें, ओके, तो रीनल सिस्टम के अंदर जो रीनल सेल कार्सिनोमा है, ओके, रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम कौन सा देखने को मिलता है, तो ऑप्शन ए फीवर, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी फ्लैंक पेन एंड ऑप्शन डी हेमोचूरिया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीनल सेल कार्सिनोमा जब किसी भी पेशेंट के अंदर होता है तो उस पेशेंट के अंदर में जो मोस्ट कॉमनली जो सिम्टम देखने को मिलता है वो सिम्टम होता है क्या, वो होता है हेमेचूरिया। ओके, क्या होता है हेमेचूरिया, हेमेचूरिया का मतलब होता है ब्लड इन यूरिन। ओके, ब्लड इन यूरिन, ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हमें देखने को मिलती है किन पेशेंट के अंदर, उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर क्या होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्लड जब आता है तो पेन लेस होता है। ओके, पेनलेस, ओके, पेनलेस ब्लड इन यूरिन, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है जो हमें रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है बच्चों, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हेमेचूरिया, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the drug that relieves indigestion and heartburn by neutralizing stomach acid are known as। जब हम खाना खाते हैं तो उस टाइम पे बॉडी क्या सीक्रेट करती है, बॉडी सीक्रेट करती है एसिड को। तो एसिड कभी कभी बहुत ही ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो उससे क्या होता है, उससे होता है हार्टबर्न। ठीक है, मतलब आपने देखा होगा काफी बार कि खाना इनडाइजेशन हो जाता है या फिर हार्टबर्न होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, खट्टी डकारे वगैरह आती है। तो उस सिचुएशन को या उस को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी मेडिसिन या कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, तो ऑप्शन ए एंटी एमेटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक्स, ऑप्शन सी एंटासिड एंड ऑप्शन डी इज एंटीबायोटिक। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ओके, सो हार्ट बर्न के लिए गैस्ट्रिक हो रही है, तो गैस्ट्रिक हो रही है तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या यूज करते हैं, उस सिचुएशन पे उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंटासिड्स। ओके, क्या कहते हैं, एंटासिड उसको कहते हैं। एंटासिड्स जो सिरप आती है जिसका यूज किया जाता है ताकि जो एसिडिटी हो रही है उसको क्या किया जा सके, उसको किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। अब वहीं अगर बात करें एंटी एमेटिक क्या होते हैं, एंटी एमेटिक होते हैं जो किसके लिए, वॉमिटिंग। ठीक है, जब उल्टी हो रही होती है तो उसको रोकने के लिए यूज किया जाता है एंटी एमेटिक। एनाल्जेसिक्स क्या होता है, एनाल्जेसिक्स पर्पस के लिए यूज किया जाता है फॉर पेन। ओके, दर्द के लिए यूज किया जाता है एनाल्जेसिक्स।
जैसे अगर हम बात करें आइबुप्रोफेन है, ठीक है, वो एनाल्जेसिक्स की तरह यूज किया जाता है। और वहीं एंटासिड्स जैसा मैंने आपको बता दिया किसके लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है फॉर द इंडाइजेशन एंड हार्ट बर्न। ओके, इस पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। और एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे आप सबको पता है पायरेटिक मतलब पायरेक्सिया मतलब बुखार, तो टाइम टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, ओके, फॉर फीवर के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर। तो एंटासिड्स जो किसके लिए, इनडाइजेशन और हार्ट बर्न के लिए, वो न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये एक बहुत ही आसान और अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव, इफ द पॉपुलेशन आर होमोजेनस देन द सैंपल साइज में बी सफिशिएंट। जब आप क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब कितना, क्वांटिटी मतलब संख्या में, ओके, जब आप लार्ज क्वांटिटी या लार्ज नंबर में, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो पॉपुलेशन है होमोजेनस। क्या है पॉपुलेशन, होमोजेनस है। तो किस टाइप की सैंपल साइज है वो सफिशिएंट रहेगी। ओके, तो ऑप्शन ए लार्ज सैंपल साइज, ऑप्शन बी स्मॉल सैंपल साइज, ऑप्शन सी वेरी स्मॉल सैंपल साइज, एंड ऑप्शन डी वेरी लार्ज सैंपल साइज। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तो जब आप क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब कितना, क्वांटिटी मतलब कह सकते हैं कि संख्या के ऊपर, तो वहां पे आपका जो सैंपल साइज है, सैंपल साइज अगर होमोजेनस है, ओके, होमोजेनस का मतलब क्या होता है कि वहां पे जो पॉपुलेशन वो क्या है, सेम है। ओके, सेम है मतलब डिफरेंट नहीं। अगर ये हेटेरोजेनस होता, ओके, हेटेरोजेनस का मतलब क्या है, हेटेरोजेनस का मतलब डिफरेंट। ओके, बट यहाँ पे अपने पास पॉपुलेशन क्या है, एक जैसी है, सारी पॉपुलेशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे सेम जब पॉपुलेशन है तो उसके लिए हमें ज्यादा मात्रा में सैंपल साइज की जरूरत नहीं होती। हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे लिए स्मॉल सैंपल साइज। ओके, स्मॉल सैंपल साइज, जो छोटे से अगर बात करें, स्मॉल सैंपल साइज है, ये मोर देन सफिशिएंट होती है, ठीक है, किसी भी क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए। क्लियर है, क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए स्मॉल सैंपल साइज विल बी सफिशिएंट फॉर द रिसर्च। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायग्नोस्टिक स्टडी, यहां पे अगर हम बात करें डायग्नोसिस के लिए हम अलग अलग स्टडीज करते हैं, तो विच डायग्नोस्टिक स्टडी इज डन टू ऑब्टेन बायोप्सी स्पेसिमेन ऑफ ब्लैडर लीजन। जो ब्लैडर है, ओके, ब्लैडर लीजन की अगर बात करें तो उसका बायोप्सी लेने की अगर बात करें, ओके, उसका बायोप्सी ली जाती है। तो इस डायग्नोस्टिक स्टडी को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए साइटोमेट्रोग्राम, ऑप्शन बी साइटोसिस्टोस्कोपी, ऑप्शन सी यूरिथ्रोग्राम, एंड ऑप्शन डी नेफ्रोस्टोग्राम। ओके, अब अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, तो सिंपल सा आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप बायोप्सी कर रहे हैं, ठीक है, सैंपल आप कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, कहां से आप कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हैं ब्लैडर से। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को या इस डायग्नोस्टिक स्टडी को क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं सिस्टोस्कोपी। क्या कहते हैं, सिस्टोस्कोपी। जब आप किसी ब्लैडर का क्या कर रहे हैं, उसकी बायोप्सी कलेक्ट कर रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं तो किसी भी स्कोपी, ये टर्म अलग से आप देख रहे हैं, बाकी सब अलग है, और यहाँ पे ये टर्म अलग है, तो इससे भी आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच सेल मीडिएटर ऑफ इंफ्लामेशन स्टिमुलेट्स स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो स्मूथ मसल्स होती है, ठीक है, अपने बॉडी के जो स्मूथ मसल्स होती है, तो उनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सी सेल मेडिएटर है वो स्टिमुलेट करती है। ओके, तो ऑप्शन ए सीरोटोनिन, ऑप्शन बी ल्यूकोट्राइनेज, ऑप्शन सी प्रोस्टाग्लैंडिन्स, एंड ऑप्शन डी इज हिस्टामिन। तो यहां पे अगर बात करें विच सेल ऑफ मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन स्टिमुलेट्स स्मूथ सेल कॉन्ट्रैक्शन, तो फटाफट से अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका जवाब क्या रहेगा, इसका जवाब रहेगा ल्यूकोट्राइनेज। क्या रहेगा, ल्यूकोट्राइनेज। ल्यूकोट्राइनेज वो सेल मेडिएटर होते हैं, जब इन्फ्लामेशन होता है तो उस टाइम पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ओके, मसल कॉन्ट्रैक्ट और स्टिमुलेट कौन करता है, ल्यूकोट्राइनेज इसको स्टिमुलेट करता है, जिससे मसल्स फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस,
एथेरोस्क्लेरोसिस, आपको पता है एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जब भी ब्लड की सप्लाई होती है, तो ब्लड की सप्लाई की बात करें तो जो वेन है उसमें क्या हो जाता है, उसकी में क्या जमा हो जाता है, उसके अंदर प्लेग जमा हो जाता है। ओके, ब्लड वेसल की अगर बात करें तो उसमें क्या जमा हो जाता है, प्लेग जमा हो जाता है। तो द फैटी सब्सटेंसेस दैट ब्लॉक एंड नैरो द कोरोनरी ब्लड वेसल्स इन विच लेयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एथेरोस्क्लेरोसिस, ये ब्लड वेसल्स है। ओके, और ब्लड वेसल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे प्लेग का निर्माण हो जाता है, और इस प्लेग के निर्माण के कारण जो ब्लड का अगर बात करें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ से ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्ट्रक या फिर अगर बात करें ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक जाता है। तो यहाँ पे ये जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स है इन विच लेयर, तो यहाँ पे जो फैटी सब्सटेंस का जो ब्लॉक है ये किस लेयर में होता है? तो ऑप्शन ए ट्यूनिका इंटीमा, ऑप्शन बी ट्यूनिका म्यूकोसा, ऑप्शन सी ट्यूनिका मीडिया एंड ऑप्शन डी इज ट्यूनिका एडवेंट्रिया। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की अगर बात करें तो इसके अंदर जो ब्लड वेसल है, कोरोनरी ब्लड वेसल में जो लेयर है उसका नाम क्या है, ट्यूनिका इंटीमा। ओके, ट्यूनिका इंटीमा वो लेयर होती है जहां पे जो फैटी सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, इसका यहाँ पे निर्माण हो जाता है, जिस कारण से जो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ईटियोलॉजी रेफर्स टू? ईटियोलॉजी वर्ड आपने काफी बार पढ़ा होगा मेडिकल सर्जिकल के अंदर। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। सबसे पहला द प्रोग्नोसिस ऑफ ए डिजीज, द प्रोग्नोसिस ऑफ ए डिजीज, द कॉज ऑफ ए डिजीज, द स्टडी ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ईटियोलॉजी, ईटियोलॉजी लिखिए तो ईटियोलॉजी मतलब क्या होता है, कॉज ऑफ डिजीज, की बीमारी किस कारण से हो रही है। ओके, ईटियोलॉजी, उसको हम ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं। ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिजीज वो किस कारण से हो रही है, उसको हम ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स कहते हैं कि किस फैक्टर के कारण वो डिजीज इमीडिएटली या तेजी से बढ़ रही है। तो ईटियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ईटियोलॉजी का मतलब होता है द कॉज ऑफ ए डिजीज। क्लियर है, द कॉज ऑफ ए डिजीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडक्टर मसल ऑफ थाई एंड स्किन ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। यहाँ पे कौन सी नर्व है जो थाई और स्किन की अगर बात करें तो उसका एडक्टर है और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। विच नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एडक्टर मसल ऑफ थाई एंड स्किन ऑफ मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन की बात करें तो अपने पास इसका ऑप्शन है फ्रेनिक नर्व, ऑब्यूट्रेटर नर्व, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व एंड इलियोफेगोट्रिक नर्व। ओके, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? यहाँ पे हम जो थाई है, थाई और स्किन में जो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई होता है वहां पे कौन सी नर्व होती है जो एडक्टर का काम करती है? तो एडक्टर की बात करें इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम है ऑब्ट्यूरेटर नर्व। ओके, ऑब्ट्यूरेटर नर्व होती है जो थाई और स्किन के मीडियल एस्पेक्ट में पाई जाती है, जो किसका काम करती है, जो एडक्टर मसल का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The value and suitability of each constructed question item are elevated through a specific method named as. Okay, the value and suitability of each question item are evaluated through a specific method named as. तो यहाँ पे एक अगर बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई भी आइटम है, ओके, कोई भी आइटम है तो उसकी जो वैल्यू और सुटेबिलिटी, ठीक है, आइटम की वैल्यू और सुटेबिलिटी उसको किस तरीके से एवेल्यूएट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन आइटम मेजरमेंट, ऑप्शन बी आइटम एनालिसिस, ऑप्शन सी आइटम डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑप्शन डी आइटम इफेक्टिवनेस। अब कोई भी आइटम है, ओके, तो कोई भी आइटम है उसकी प्रॉपर्ली वैल्यू और सुटेबिलिटी वो अगर चेक करनी हो तो उसको हम किस तरीके से चेक करने, या फिर अगर बात करें द वैल्यू और सुटेबिलिटी ईच कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन आइटम। ओके, कि जैसे आपने कोई रिसर्च में कोई क्वेश्चनर बनाए हैं तो वो किस तरीके से उसको एवेल्यूट किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो चार ऑप्शन की अगर बात करें तो सबसे सही जवाब क्या रहेगा?
इसका सही जवाब आएगा। उसकी प्रॉपर्ली क्या की जाती है, उसकी प्रॉपर्ली की जाती है एनालिसिस। ओके, एनालिसिस करना मतलब उसकी गहनता से जांच करना कि वो एकदम वैल्यू, उस आइटम की वैल्यू सही है, उसकी सुटेबिलिटी क्या है, एकदम प्रॉपर है या नहीं है, उसको हम आइटम एनालिसिस कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट है जिसको क्या है, एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, और इसके कारण उसकी हार्ट रेट क्या हो गई है, रैपिड हार्ट रेट है, सांस लेने उसको परेशानी हो रही है, और कफ पिंक फ्रोथी स्पुटम, और वो पिंक फ्रोथी स्पुटम कफ कर रहा है। तो यहाँ पे व्हाट लंग साउंड वुड द नर्स लाइकली हियर, तो यहाँ पे जो नर्स है उसको किस तरीके की साउंड सुनाई देगी। तो एक पेशेंट है, उसको क्या है, एमआई डेवलप हो रहा है, मायोकार्डियल इंफेक्शन डेवलप हो रहा है, तो उसकी हार्ट रेट बहुत तेज हो गई, सांस लेने उसको परेशानी हो रही है, और उसको खांसी हो रही, खांसी के साथ उसको क्या हो रहा है, पिंक फ्रोथी स्पुटम हो रहा है। तो वहां पे उसको किस तरीके की साउंड सुनाई देगी लंग्स की अगर बात करता हूं, लंग्स के अंदर ऑप्शन ए क्वाइट ब्रीथ साउंड, एकदम शांत साउंड सुनाई देगा। उसके बाद क्रैकल्स, स्ट्रेडर या रॉन्ची। तो यहां पे अगर हम बात करें तो उसको किस तरीके से साउंड सुनाई, वहां पे उसको सुनाई देगा क्रैकल्स। ओके, क्रैकल्स साउंड उसको सुनाई देगा जब उस पेशेंट को क्या है, उस पेशेंट को पिंक फ्रोथी स्पुटम आ रहा है कफ के थ्रू। तो ओके, तो क्रैकल्स का साउंड उसको सुनाई देगा एक नर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर ड्रॉप इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्विमर्स ईयर। ओके, अब अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सी ईयर ड्रॉप है जो स्विमर्स ईयर है यूज की जाती है उस कंडीशन के अंदर। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी ग्लिसरीन, एंड ऑप्शन डी कार्बेमाइड पेरोक्साइड। तो कौन से टाइप का ईयर ड्रॉप है वो यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्विमर ईयर। तो यहां पे कौन से टाइप का यूज किया जाता है, तो यहां पे यूज किया जाता है एसिटिक एसिड। ओके, जो एसिटिक एसिड है ये जो स्विमर्स ईयर होते हैं उस कंडीशन के अंदर ये यूज किया जाता है। ओके, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्विमर्स ये एसिटिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये था इसका आंसर। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया, कुछ इजी क्वेश्चंस थे, कुछ थोड़े से टफ क्वेश्चंस थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हीं बच्चों के लिए हम लेके आए हैं आरआरबी स्पेशल नर्सिंग स्टूडेंट एमसीक्यू लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच, जिसके अंदर आपको मिलेगा लाइव क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, साथ साथ में आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड आपको फोकस्ड क्लासेस मिलेगी। और ये जो कोर्स है इसकी प्राइस रहेगी ओनली 4999 और इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की। अपार्ट फ्रॉम इट जो बच्चे ऑलरेडी तैयारी शुरू कर चुके हैं और से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल अवेलेबल टेस्ट सीरीज आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर, 10 आरआरबी के ओल्ड में पेपर, और इसकी जो लैंग्वेज रहेगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर रहेगी, और प्राइस रहेगी ओनली 599। ओके, तो ये बच्चों छोटी सी एक क्लास है जिसके अंदर हमने अलग अलग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। इसी तरीके के और क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए किरोशन नर्सिंग क्लासेस के साथ में। थैंक यू सो मच।